दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, अपन राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज तीसरी क्लास रहेगी प्राचीन इतिहास की और 1 क्लास और होगी भाई अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे राजस्थान के प्राचीन इतिहास को। देखिए, जो पहली क्लास थी प्राचीन इतिहास की, उसमें अपन बात किए थे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल जो राजस्थान में मिला है वो कालीबंगा है, तो उसको अपन पढ़ लिए हैं। और जो दूसरी क्लास रही थी उसमें अपन आहट सभ्यता और महाजनपद काल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट कर लेंगे और भी कुछ छोटे मोटे जो स्थल हैं उनकी भी बात कर लेंगे। तो आज बात करते हैं मौर्य काल की। ठीक है, राजस्थान में मौर्य काल से संबंधित जो भी अपने सामने फैक्ट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, ज्यादा फैक्ट सामने है नहीं मौर्य काल के, कुछ भी जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मौर्य काल से संबंधित जो अपने को फैक्ट मिलते हैं या कोई बड़ा स्थल मिलता है वो है बैराट। ठीक है, राजस्थान में बैराट की बात करते हैं। वर्तमान में बैराट को विराटनगर बोलते हैं, जो जयपुर में आता है अभी। ठीक है, बैराट वर्तमान में इसका नाम है विराटनगर और ये जो आता है जयपुर में आता है। देखिए, यहां से अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, बैराट से अशोक के अभिलेख मिलते हैं। एक बंदा था कैप्टन बर्ट, ठीक है, 1837 की बात है। 1837 में कैप्टन बर्ट को बैराट से 2 अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है बाबरू अभिलेख और एक मिलता है बैराट अभिलेख। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बाबरू अभिलेख। ज्यादा फैक्ट इसके हैं, अपने को जो फैक्ट मिलते हैं वही एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने पड़ते हैं और वही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। बैराट अभिलेख ये भीमसेन पहाड़ी से मिला था, बस इसका ये फैक्ट याद रखना है। तो बैराट का अभिलेख कैप्टन बर्ट को भीमसेन पहाड़ी से मिला था। और जो बाबरू अभिलेख है इसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीजक पहाड़ी से मिलता है। ठीक है, 1837 में कैप्टन बर्ट को 2 अभिलेख मिलते हैं बैराट से, एक बाबरू अभिलेख और दूसरा मिलता है बैराट अभिलेख। बाबरू अभिलेख मिलता है बीजक पहाड़ी से और यानी जो बैराट अभिलेख मिलता है भीमसेन पहाड़ी से। ठीक है, तो अपन बात करेंगे बाबरू अभिलेख की। भीमसेन जो ये बैराट अभिलेख है भीमसेन पहाड़ी पर मिलता है, इसका इतना ही ध्यान रखना है। ये बाबरू अभिलेख का भी थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि बाबरू अभिलेख मिला था बैराट में मिला था। ठीक है, इसका बाबरू नाम कैसे दिया गया है? ऐसा माना जाता है भाई कैप्टन बर्ट को जब बाबरू वाला अभिलेख मिलता है तो इस अभिलेख को कोई बाबरू नामक स्थान पर 2-4 दिन तक रखा था। ठीक है, अभिलेख को खोजने के बाद या मिलने के बाद बाबरू में इसने थोड़ा आराम किया होगा कैप्टन बर्ट ने, तो इसके साथ ये अभिलेख भी था। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम रोक लिया, अभिलेख को रख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम बाबरू अभिलेख पड़ा है। ठीक है, हालांकि मिलता बैराट से है और बाबरू नामक स्थान पर रखने की बजाय यानी उसकी वजह से या रखने की वजह से बाबरू इसका नाम पड़ता है। लेकिन अपने को इन ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना है, अपने को यह ध्यान रखना बाबरू अभिलेख बैराट से मिलता है, कैप्टन बर्ट को 1837 में मिलता है, बीजक पहाड़ी पर मिलता है। ठीक है, देखिए, जो अब बाबरू अभिलेख की अपन डिटेल से बात करें तो इस अभिलेख में लिखा गया है कि भाई अशोक है मगध का राजा था। ठीक है, ठीक है, मगध अपन महाजनपद में थोड़ी बहुत बात किए थे भाई। मगध एक बड़ा जनपद था, महाजनपद था। ठीक है, तो इस अभिलेख में बाबरू अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अशोक
मगध का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया गया है। क्या अशोक का मगध का राजा होने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भाब्रू अभिलेख से मिलती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं भाई अशोक इस अभिलेख में क्या क्या लिखवाता है, या इस अभिलेख में अशोक के बारे में और क्या जानकारी मिलती है। अशोक विश्वास करता है बुद्ध में। ठीक है, बुद्ध के संग में विश्वास करता है और खुद की एक आचार संहिता थी धम्म। ठीक है, अशोक मानता है कि भाई बुद्ध को ज्वाइन करो, बुद्ध के विचारों पर चलो। बुद्ध की एक कोचिंग मान लो भाई, कोचिंग थी या जो संघ था जो, ठीक है, संघ था जो भगवान बुद्ध की कोचिंग थी या भगवान बुद्ध का जो शिक्षा का संस्थान था। तो अशोक कहता है संघ को ज्वाइन करो, और अशोक का एक आचार संहिता थी अशोक की धम्म। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं इसको, कि इस जो संहिता में कुछ भी जो लिखे हुए हैं, जो नियम वगैरह लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करो। ठीक है, तो अशोक कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ और धम्म की शरण में जाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूं आपको। समझने की आप भी कोशिश करना, समझने वाली बातें हैं। देखिए अब और आगे बात करें जो इस अभिलेख की, तो इस अभिलेख से अपने को उल्लेख मिलता है, इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म के 7 ग्रंथों के नाम मिलते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, बौद्ध धर्म के 7 ग्रंथों के नाम मिलते हैं भाब्रू अभिलेख में। ठीक है, तो यहां तक बात हो चुकी है अशोक से संबंधित, थोड़ी बौद्ध से संबंधित भी बातें हुई हैं। अब बात करते हैं थोड़ी कि भाई यहाँ पे जो इस प्रकार के जो अभिलेख वगैरह मिल रहे हैं, कैप्टन बर्ट यहाँ पे अभिलेख खोज रहा है और ये जो एरिया है जयपुर में आ रहा है, तो फिर उस समय भाई जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा थे राम सिंह द्वितीय उस समय 1837 के आसपास। ठीक, 1837 यानी 80 के आसपास तक राम सिंह रहे थे। देखिए अपन राम सिंह द्वितीय के बारे में पहले पढ़ चुके, जब जयपुर आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे तब, कि गुलाबी रंग करवाया था जयपुर के, बचपन में राजा बन गया था, जॉन लुडलो को उसका संरक्षक बनाया गया था राम सिंह द्वितीय का। सती प्रथा कन्यावती समाधि वगैरह, ये इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, इन पे जॉन लुडलो बैन लगाता है। ठीक है, जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाता है। तो इस प्रकार की बातें राम सिंह द्वितीय के बारे में पढ़े थे अपन। तो वही राम सिंह द्वितीय इस समय राजा था, विराटनगर जयपुर के अंदर आता था या जयपुर के अंतर्गत आता था। तो राम सिंह द्वितीय को माइंड में आता है कि यार जो ये कैप्टन बर्ट वगैरह अभिलेख खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ अपन भी खुदवा के देखे, उत्खनन करवा के देखे, यहाँ पे अपने को भी कुछ मिल जाए। तो राम सिंह सेकंड के समय बैराट में उत्खनन किया गया था, या ठीक है, राम सिंह सेकंड के समय बैराट का उत्खनन किया गया था। उस उत्खनन में एक बॉक्स मिलता है, ठीक है, संदूक बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं, आपको जो इच्छा हो लिख लेना। राम सिंह सेकंड के समय बैराट का उत्खनन किया गया था। उस उत्खनन के दौरान यहाँ पर एक संदूक मिलता है, सोने की संदूक थी ऐसा माना जाता है। उस संदूक से मिलती है कुछ राख, ठीक है, भस्म मिलती है।
तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः इस संदूक में जो भस्म या राख है, जो अवशेष है, भगवान बुद्ध के हैं। ठीक है, अनुमान लगाया गया उनके द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो जगह जगह पर उनके अवशेष या शरीर के अवशेषों को दफनाया गया था। तो संभवतः यहाँ पे बैराट में भी दफनाया गया था उनके कुछ अवशेषों को या शरीर के अवशेष को। तो वो जो भगवान बुद्ध की भस्म है या उनसे जुड़ा हुआ जो ये पात्र है और उनसे जुड़ा हुआ ही जो कुछ अवशेष है। ठीक है, फिर आगे चलकर 1936 में दयाराम साहनी बैराट का उत्खनन करता है। यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। 1936 में फिर आगे चलकर दयाराम साहनी उत्खनन करता है बैराट का। देखिए थोड़ा ये ध्यान रखना, अपन बात कर रहे थे पहले भी 1837 के आसपास की बात कर रहे थे कैप्टन बर्ट। 1837 और 1936 में लगभग 100 साल का अंतर आ रहा है, 1837 से 1936। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना भाई कहाँ पे 1936 और कहाँ पे 1837। दयाराम साहनी करता है उत्खनन बैराट का 1936 में। 1837 में कैप्टन बर्ट को यहाँ पे जो अभिलेख मिलता है, बाबरू अभिलेख और बैराट अभिलेख, और यहाँ का जो उत्खनन जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय भी करवाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए राम सिंह द्वितीय की पहले अपन बात कर चुके थे, मैं जो भी इंपॉर्टेंट उनके फैक्ट थे वो भी थोड़ा सा याद दिला दिया आपको। 1835 से 80 के आसपास तक उनका टाइम पीरियड रहा था। वैसे टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे बात करें, बैराट से जो सभ्यता मिलती है, ठीक है, ये साक्ष्य मिलते हैं, तो उनकी जो ये सभ्यता की जो लिपि देखी जाए तो संक लिपि में मिलती है। ठीक है, जैसे कोई जो शंख वगैरह होते हैं, बजाने वाले शंख होते हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें मिली है, इस प्रकार के कुछ प्रमाण मिले हैं, उनके ऊपर कुछ उत्कीर्ण आकृतियां मिली है, लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो अपने को सीधे सी ये ध्यान रखना है तो बैराट की जो सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है, तो शंख लिपि बैराट सभ्यता की लिपि है। ठीक है, भाई किस प्रकार की लिपि है बैराट सभ्यता की, तो शंख लिपि है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, बैराट से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बैराट से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र यानी चट्टानों पर चित्रण मिलता है बैराट से, चट्टानों पर चित्रकारी की गई है, तो इसको शैल चित्रण कहा गया है। अब और आगे बात करें बैराट के लिए, तो एक यात्री हुए थे जो चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग। ठीक है, चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, ये 634 के आसपास। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग या ह्वेनसांग 634 के आसपास बैराट की यात्रा करता है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 के आसपास बैराट की यात्रा करता है। ठीक, ह्वेनसांग के अनुसार, यानी ह्वेनसांग जानकारी देता है कि जो बैराट में 8 बौद्ध मठ थे या मंदिर थे। देखिए बौद्ध जो बौद्धों के जो पूजा के स्थल होते हैं उनको मठ कहते हैं या मंदिर। अपन सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बैराट में 8 जो बौद्ध मंदिर थे। ठीक है, वो जो मंदिर थे, 8 मंदिर थे बौद्धों के, उन मंदिरों को एक राजा हुआ था मिहिरकुल ने उन मंदिरों को तोड़वा दिया था। ठीक है, ये हून राजा था, मिहिरकुल था जो हून राजा था। इस हून राजा मिहिरकुल ने इन जो बौद्धों के जो 8 मंदिर थे बैराट में, इनको तोड़वा दिया था। हून एक मध्य एशिया की जाति है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना।
ठीक है। हूण मध्य एशिया की जाति है। कुछ ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा भाई, तिब्बत की जो घाटियों में निवास करने वाली एक जाति थी हूण, या सीधी सी बात करें अपन तो मध्य एशिया की जाति थी हूण। हूण जो थे शिव जी के भक्त थे, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। हूण किसके भक्त थे, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो ये शिव जी के भक्त थे, मध्य एशिया की एक जाति थी। तो हूण राजा मिहिरकुल ने बैराट में बौद्धों के 8 मंदिरों को तोड़वा दिया था। ऐसी जानकारी अपने को कौन देता है, हैनसांग, ठीक है। हैनसांग चीनी यात्री था। हैनसांग 634 ईस्वी के आसपास बैराट की यात्रा करता है। और अपने को जानकारी कहां से मिलती है इस प्रकार की, देखिए एक पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध, ठीक है। कुमारपाल प्रबंध एक पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार अपने को और जो जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। देखिए कुमारपाल प्रबंध जो पुस्तक है ये जानकारी देती है कि चित्तौड़ में एक यानी जो राजा हुए थे, मौर्य राजा हुए थे, ठीक। चित्रांग मौर्य, अपन पहले बात कर चुके जब चित्तौड़ का इतिहास पढ़े थे, स्टार्टिंग में राजवंश पढ़े थे, उस समय बात की थी चित्रांग मौर्य हुए थे यानी चित्तौड़ में, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है यहाँ का चित्तौड़। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ में एक चित्रांग मौर्य नामक राजा हुआ था। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ का जो नाम पड़ता है, ठीक है, चित्रकूट दुर्ग भी उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग पड़ता है, ठीक है। तो ये जानकारी देती है कुमारपाल प्रबंध जो पुस्तक है। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य एक राजा हुआ था चित्तौड़ में। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाता चित्रांग मौर्य, और चित्रकूट दुर्ग इसका नाम पड़ता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। चित्रांग मौर्य के नाम के द्वारा यानी नाम के कारण इसका ये नाम पड़ा था। ये जानकारी मिलती है मौर्य वंश के अपने को। और एक अभिलेख मिलता है मानसरोवर अभिलेख, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, इसको वापस एक बार रिवीजन करवाऊंगा आपको। तो बैराट विराटनगर जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है, जयपुर में पड़ता है। कैप्टन बर्टन को 1837 में 2 अभिलेख मिलते हैं, बाबुरो अभिलेख और बैराट अभिलेख। बाबुरो अभिलेख बीजक पहाड़ी से मिलता है, ठीक है। बाबुरो अभिलेख में अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक को मगध का राजा बताया जाता है बाबुरो अभिलेख में, ठीक है। अशोक बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास करता है, ठीक है। और जो 1936 में दयाराम यानी इससे पहले अपन बात कर रहे थे जो राम सिंह सेकंड की बात किए थे, राम सिंह सेकंड भी यहाँ का उत्खनन करवाता है। संदूक मिलती है सोने की, उसमें संभवतः भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। 1936 में दयाराम सानी बैराट का उत्खनन करवाता है या करता है, ठीक है। बौद्धों के 7 ग्रंथ मिलते हैं। यहाँ की जो सभ्यता है संकलिपि में मिलती है, यहाँ की जो लिपि है जो संकलिपि में मिलती है। और तो कोई ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 2 फैक्ट और थे। ह्वेनसांग चीन यात्री 634 में एक यात्रा करता है, और ह्वेनसांग जानकारी देता है कि यहाँ पर 8 बौद्ध मठ थे, उनको हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़वा दिया था, ठीक है। कुमारपाल प्रबंध की मैं बात बताई थी। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसको चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। और एक जो तालाब का निर्माण भी कराया था चतरंग तालाब, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। चतरंग तालाब का निर्माण भी करवाया था चित्रांग मौर्य ने। देखिए अब बात करते हैं मानसरोवर अभिलेख की। इसको भी थोड़ा समझना। अपन जो शुरुआत में बात किए थे स्टार्टिंग में राजवंश के समय चित्तौड़ की, तो वो उस बात को थोड़ा याद करना। यहां से मान से थोड़ा कुछ वही मान भाई आ रहा, ठीक है। अपन चित्रांग की बात पहले कर ली, मान मौर्य की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नाम में आ रहा है मान मौर्य, ठीक है। पहली क्लास अपन बात किए थे। मान मौर्य या मान मौर्य। देखिए चित्तौड़ के पास में एक स्थान पड़ता है मानसरोवर स्थान, ठीक है। जयपुर में भी मानसरोवर है, बड़ी कॉलोनी, ऐसा की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है भाई, ठीक है, मानसरोवर जयपुर में। लेकिन ये मानसरोवर है जो
चित्तौड़ में है। ये तालाब मानसरोवर जो था, देखिए ये जो अभिलेख है ये मानसरोवर तालाब के पास में कोई अभिलेख लगा हुआ है। ये जो मान मौर्य जो राजा था उसका अभिलेख है, ये उसके द्वारा लिखवाया गया या लगवाया गया अभिलेख। 713 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, मानसरोवर अभिलेख है, 713 ईस्वी का अभिलेख है। देखिए जो ये अभिलेख है, ये मानसरोवर वाला अभिलेख है, जेम्स टोड को मिलता है। ठीक है, जेम्स टोड को यह अभिलेख मिलता है, मानसरोवर वाला अभिलेख। जेम्स टोड इस अभिलेख को लेकर लंदन जा रहे थे, उनके पास रास्ते में ये टूट गया था ये अभिलेख, और जेम्स टोड इस टूटे हुए अभिलेख को समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन जेम्स टोड इस अभिलेख की जो भी बात थी उसको अपनी बुक में लिख लेते हैं, और उस बुक से अपने को ये जानकारी मिलती है। अभिलेख को तो समुद्र में फेंक दिया था जेम्स टोड ने। जेम्स टोड अपनी जो बुक में उल्लेख करता है इस अभिलेख के अनुसार कि इस जो मानसरोवर अभिलेख में लिखा हुआ था कि इस अभिलेख को लगवाते समय राजा था मान मौर्य, और इस अभिलेख में मान मौर्य से पहले 3 राजाओं को उल्लेख था। ठीक है, 3 राजाओं को उल्लेख था, महेश्वर, भीम, भोज और मान। ठीक है, यानी खुद का भी उल्लेख करवाता है मान मौर्य, और मान मौर्य के जो 3 बुजुर्ग लोग थे या 3 जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, ये इनसे पूर्व के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति या राजा थे उनका भी उल्लेख करवाता है। ठीक है, 4 राजाओं को उल्लेख मिलता है मानसरोवर अभिलेख में जेम्स टोड को। उनमें महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख को मान ने लगवाया था, 713 ईस्वी का अभिलेख था ये। और अपन पहले पढ़ते हैं भी है, जो चित्तौड़ का इतिहास पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं कि 734 में बापा रावल ने मान मौर्य को हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 734 में या 734 ईस्वी में बापा रावल ने मान मौर्य को हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। देखो भाई, ये 713 ईस्वी का अभिलेख है, मानसरोवर अभिलेख। तो 713 और 734 में ज्यादा गैप तो नहीं है। 713 में मान मौर्य ने ये अभिलेख लगवाया हुआ, राज कर रहा था, आगे शासन कर रहा था, और फिर बापा रावल आ गया अचानक उधर से गाय चराते चराते। ठीक, तो 734 ईस्वी में मान मौर्य को बापा रावल ने हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये 4 जो राजा थे इनके नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। ये भाई जो मानसरोवर अभिलेख से इन राजाओं को नाम मिलता है। मान मौर्य के जो टाइम का जो अभिलेख है, ठीक है, तो ये 713 इसमें मानसरोवर अभिलेख मिलता है। देखिए अपन एक अभिलेख की और बात करेंगे। ठीक है, यह था मानसरोवर अभिलेख। इससे पहले कुमारपाल प्रबंध जो पुस्तक थी उसकी बात किए थे। अब बात करते हैं एक अभिलेख की, कणसुआ का शिवालय अभिलेख। कणसुआ का जो शिवालय अभिलेख है ये कोटा से मिलता है। ठीक है, देखिए शिवालय इसमें आ रहा है जो अभिलेख के नाम में, कणसुआ का शिवालय अभिलेख। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये कोई मंदिर से प्राप्त हुआ है, कोई शिव जी का मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिवालय से प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखना। ये जो अभिलेख है ये कोटा से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो अभिलेख है कोटा से प्राप्त होता है और 738 ईस्वी का अभिलेख है। यहाँ पे लिखना बेटर रहेगा इसका। ठीक है,
कणसवा का शिवालय अभिलेख है जो 738 ईस्वी का अभिलेख है, ये कोटा से प्राप्त होता है। देखिए इसमें एक मौर्य राजा की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, मौर्य राजा धवल की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मैंने कहा मौर्य राजा धवल की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, राजस्थान के किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो कणसवा का शिवालय अभिलेख से मौर्य राजा धवल की जानकारी प्राप्त होती है, जो कोटा से प्राप्त होता है। 738 ईस्वी का अभिलेख है। देखिए ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो 738 ईस्वी का जो अभिलेख मिला है कोटा से, ये राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है राजस्थान से मौर्यों के बारे में, तो वो लास्ट इंफॉर्मेशन है कणसवा का शिवालय अभिलेख जो 738 ईस्वी का अभिलेख है। मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है और राजस्थान से मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान से मौर्यों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिली है या कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला अभी तक इसके बाद में। ठीक है, ये बात हो चुकी है मौर्य काल की। अपन स्टार्टिंग में बात कर लिए थे भाई मौर्य काल क्या है और मौर्योत्तर काल क्या है। मुख्य रूप से वह काल जिसमें मौर्यों का शासन रहा था या मौर्य, ठीक है, और जो फिर मौर्योत्तर काल की भी बात कर लेते भाई, जो मौर्यों के बाद में जो भी शासक रहे थे या जिन लोगों ने राज किया था, शासन किया था, उस काल को मौर्योत्तर काल कहा गया था। यानी मौर्य काल के बाद में जो भी शासक रहे थे या बने थे, उस काल को मौर्योत्तर काल कहा गया था। फिर मौर्योत्तर काल के बाद में फिर वापस एक बार जो भारत पर एक शक्ति आती है या, ठीक है, गुप्त, और गुप्तों के बाद में, गुप्तों को खत्म होने के बाद में या गुप्त वंश के बाद में फिर वापस गुप्तोत्तर काल आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। आज अपन मौर्योत्तर काल तक की ही बात करेंगे, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की कल बात करेंगे या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखिए मौर्यों के बारे में अपन बात कर चुके हैं, थोड़ी सीक्वेंस में बात कर चुके हैं। ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या एविडेंस मिलते हैं अपने को, अशोक क्या मानता है, किस में विश्वास करता है, क्या कहता है, कहाँ का राजा था, कौन वहाँ की जो बैराट की खुदाई करवाता है, कौन वहाँ का जो उत्खनन करवाता है। ठीक है, बहुत से संबंधित जो चीज़ें कहाँ पर मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, क्या क्या मिलती है, इनकी बात अपन कर चुके हैं। कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। ठीक है, मौर्योत्तर काल की अगर अपन बात करें तो अपने को ज्यादा कोई विशेष वंश के बारे में जानकारी मिलती नहीं है। मौर्योत्तर काल का मतलब यही है कि भाई इस समय अलग अलग वंश आ गए थे। जैसे भारत की बात करें तो भारत में साउथ में आ गया था चेर, चोल और पांड्य वंश का शासन आ गया था इस समय। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं अब, तो भारत में जो साउथ वाला जो क्षेत्र था भारत का, साउथ इंडिया था, वहां पर चेर, चोल और पांड्यों का जो शासन रहा था। देखिए फिर शुंग, सातवाहन, ठीक है, इस प्रकार से जो वंश आ गए थे, शक्तियां आ गई थी। इंडो ग्रीक, ठीक है, अपन बात करेंगे राजस्थान के परिदर्शन में या राजस्थान के संदर्भ में इंडो ग्रीक की बात करेंगे। हिंद और यूनानी जो शासक हुए थे उनमें भी मेनांडर की बात करेंगे। ठीक है, इंडो ग्रीक आ गए थे, शक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, शुंग और सातवाहन आ गए थे, कण्व आ गए। ठीक है, देखिए शुंग और सातवाहनों के बारे में एक फैक्ट बताऊं, शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी अपने को मिलती है मत्स्य पुराण के द्वारा। ठीक है, मत्स्य पुराण एक प्राचीनतम पुराण है। और एक फैक्ट और ध्यान रख लेना भाई, जो मत्स्य पुराण से अपने को मिलती है प्राचीनतम लिंग पूजा की जानकारी। ठीक है, सबसे पहले लिंग पूजा की जानकारी
मिलती है जो मत्स्य पुराण से मिलती है। और मत्स्य पुराण एक प्राचीनतम पुराण है और मत्स्य पुराण से यानी शुंग और सातवाहन वंश की भी जानकारी मिलती है। ये थोड़ा अदर फैक्ट था, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का फैक्ट था, तो मैं आपको बता दिया, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करें आगे राजस्थान के जो संदर्भ में बात करें, मौर्योत्तर काल की जो ये वंश थे, इनका मैं बता दिया। मौर्योत्तर काल में ये वंश राज किए थे भारत में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 150 ईस्वी के आसपास, ठीक है, एक इंडो ग्रीक राजा था। इंडो ग्रीक, हिंद और ग्रीक की बात आ रही है, तोड़ के देखे तो हिंद और यूनानी राजा। देखिए जो इंडो ग्रीक थे, ये यूनानी जो शासक थे, ये भाई इधर से वापस जा रहे थे भारत की तरफ से, और जो अपने सेनापतियों को यहाँ पे तैनात करके जा रहे थे, तो ये इधर रह गए थे भारत वाले एरिया में, भारत वाले क्षेत्र में, और वापस भारत की ओर आने लग गए थे धीरे धीरे। तो एक फिर इनका जो राजा हुआ था मेनांडर, इंडो ग्रीक राजा था। मेनांडर, ठीक है, जो मेनांडर ने राजस्थान पर आक्रमण किया, और राजस्थान में भी आक्रमण करता है माध्यमिका पर। अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं माध्यमिका की। माध्यमिका को वर्तमान में नगरी भी कहते हैं, ठीक है। सिवी जनपद की जो राजधानी थी मैं आपको बता दिया था पिछली क्लास में। माध्यमिका पर आक्रमण करता है मेनांडर। देखिए ये जानकारी अपन को मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। इंडो ग्रीक राजा मेनांडर यानी माध्यमिका पर आक्रमण करता है, इस बात की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि के महाभाष्य की भी अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से इंडो ग्रीक द्वारा माध्यमिका पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। साथ में ही जानकारी मिलती है अयोध्या पर भी आक्रमण करने की। अयोध्या को उस समय कहा जाता था साकेत, ठीक है। और साथ में ही जानकारी मिलती है पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की भी। पाटलिपुत्र उस समय जो बिहार में आता है, ठीक है। पाटलिपुत्र भाई उस समय यानी आज के जो बिहार में, या उस समय पटना को कहा जाता था, तो साकेत अयोध्या को कहा जाता था। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है, एक तो मेनांडर था जो माध्यमिका पर आक्रमण करता है, साकेत पर आक्रमण करता है, और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता पड़ गया, या पता चल गया कि इंडो ग्रीक द्वारा माध्यमिका पर आक्रमण करने की जानकारी कहां से मिलती है, तो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। देखिए फिर आगे बात करें इंडो या मेनांडर की, तो बेराट से मेनांडर के 16 सिक्के मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 16 सिक्के थे, ये सोने के सिक्के थे, ठीक है। नींद नहीं आती थी भाई इन सिक्कों से। स्वर्ण के सिक्के थे, धातु के, यानी सोने जो सोना जो धातु होती है उसके सिक्के थे। बेराट से मिलते हैं मेनांडर के सिक्के, ठीक है। मेनांडर के टाइम के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। वैसे इंडो ग्रीक के सिक्के मिलते हैं बेराट से लगभग 28 सिक्के, ठीक है। लेकिन वो जो 28 पूरे भाई मेनांडर के नहीं थे, इंडो ग्रीक ओवरऑल जो ये राजा हुए थे इंडो ग्रीक, इनके जो सिक्के मिलते हैं। इंडो ग्रीक जो राजा था मेनांडर, इसके 16 सिक्के मिलते हैं जो सोने के माने जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, इंडो ग्रीक की बात हो गई। अब दो और स्थलों की बात कर लेते हैं।
देखिए एक जो स्थल है, एक स्थान है नौहर, ये जो स्थान है भरतपुर में, ठीक है। एक स्थान है रंगमहल, ये जो स्थान है हनुमानगढ़ में, ठीक है। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला इस जो नाम है, नौहर और नौहा अलग अलग स्थान है, तो नौह ये भरतपुर में है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इन दोनों जो जगह से अलग अलग जानकारी मिलती है अपने को। शुंगकालीन जानकारी मिलती है नौह से, शुंगकालीन एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, नौहा भरतपुर से शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। अपन बात कर चुके हैं अभी मौर्योत्तर काल के स्टार्टिंग में कि भाई अलग अलग वंश हुए थे, कोई एक विशेष वंश की बात नहीं कर रहे हैं मौर्योत्तर काल में, ठीक है। इधर पहले इंडो ग्रीक कर लिए पहले बार, अब शुंग काल की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में जो फैक्ट है उनकी बात करेंगे, और जो इंडिया में और भी जो वंश आए थे मौर्योत्तर काल में, तो उनकी बात अपने को यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तब बात कर सकते हैं। तो ये शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी नौह भरतपुर से। यक्ष एक ऋषि बोल सकते हैं या संत बोल सकते हैं यक्ष को। जो ये यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई, इसको जाक बाबा कहा गया है। ठीक, देखिए जो यक्ष है इसका जो उच्चारण के अकॉर्डिंग जाक बाबा नाम पड़ा है, यक्ष, यक, जक, जाक, जाक बाबा, ठीक है। अगर यक्ष होता तो यक्ष बाबा बोल सकते थे अपने अपन उसको यक्ष बाबा। आज भी कोई नाम से अगर संत बैठता है या साधु बैठता है, सन्यासी बैठता है, तो उसके नाम से अपन आगे उसके बाबा लगाते हैं, ठीक है। बाबा भी आजकल चर्चा में रहते हैं, जेल वेल जाते रहते हैं, ठीक है। पहले वाले बाबा नहीं बचे हैं, तो थोड़ा ध्यान, हालांकि मजाक की बात है, ठीक है। अदरवाइज मतलब यक्ष, यक, जक, जक से जाक बाबा हो गया, तो ये उच्चारण के अकॉर्डिंग जाक बाबा कहा गया है। तो जाक बाबा की मूर्ति कहां से मिलती है? राजस्थान में, तो नौह भरतपुर से। नौह भरतपुर से शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसको जाक बाबा कहा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। रंगमहल की बात करते हैं जो वर्तमान हनुमानगढ़ में है। देखिए जो रंगमहल है, यहां से मिलती है अपने को जानकारी कुषाण कालीन, ठीक है। कुषाण कालीन जानकारी मिलती है। एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है यहाँ पे, ठीक है। रंगमहल हनुमानगढ़ से कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है। देखिए जो रंगमहल हनुमानगढ़ में यहाँ का उत्खनन किया था एक डॉक्टर थी स्वीडन की, डॉक्टर हन्ना रेड। यहाँ लिख देता हूं मैं ऊपर, ठीक है। डॉक्टर की एक, सॉरी, स्वीडन की एक डॉक्टर थी जिनका नाम था हन्ना रेड, डॉक्टर हन्ना रेड। इन्होंने रंगमहल जो हनुमानगढ़ में यहाँ का उत्खनन किया था, यहां से मिलती है मूर्ति गुरु और शिष्य की, जो कुषाण कालीन मूर्ति है, ठीक है। तो यह कंप्लीट हो चुका है मौर्योत्तर काल। अब बात करेंगे कल वाली जो या नेक्स्ट क्लास में गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल, और जो कुछ और स्थल बचे हुए हैं राजस्थान में तो उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक राजा की बात हो गई थी। 150 ईस्वी में इंडो ग्रीक राजा ने, जो मेनांडर था राजा, इसने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। यह जानकारी पतंजलि का महाभाष्य देता है। साथ में पतंजलि का महाभाष्य जानकारी देता है कि साकेत और पाटलिपुत्र पर भी मेनांडर ने आक्रमण किया था। मेनांडर के 16 सिक्के मिलते हैं बैराट से, जो सोने के थे, ठीक है।
और अपन बात किए हैं नौह भरतपुर की, यहाँ से शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसको जाख बाबा कहा गया है। और अपन बात किए हैं रंगमहल हनुमानगढ़ की, यहाँ से कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है और यहाँ का उत्खनन किया था स्वीडन की एक डॉक्टर थी, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हन्ना रेड्डी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे उत्खनन किया था। ये हुआ है अपना मौर्योत्तर काल। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, वापस मैं एक बार बताने की कोशिश करूँ, मौर्योत्तर काल में यानी कोई विशेष वंश की अपन बात नहीं की, अलग अलग वंश आ गए थे, उनसे संबंधित जो जानकारी राजस्थान में मिलती है उनकी अपन बात किया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताया था चेर, चोल और पांडे जो वंश था ये दक्षिण भारत में था, ठीक है। और मैं नाम बताया था शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण। तो इस प्रकार से जो वंश थे ये भारत के अलग अलग क्षेत्र पर राज किए थे, तो इनको कहा गया है मौर्योत्तर काल, इनके जो काल को मौर्योत्तर काल कहा गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।